जय श्री राम गाइज। आज की वीडियो में हम एक दिन के अंदर कुंडली कैसे सीखें। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक दिन में कुंडली देखना सिखाऊंगा। वैसे कुंडली का एक दिन में नहीं देखी जा सकती, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक दिन में हम क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम एक दिन के अंदर कुंडली देखना सीखेंगे। कैसे? तो इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष में टोटल 12 राशियां होती हैं। ठीक, इन 12 राशियों की नंबरिंग हमेशा फिक्स होती है। एक नंबर राशि, एक नंबर पे कौन सी राशि, दो नंबर पे कौन सी राशि है, ऐसे टोटल 12 राशि होती है। और उनका नंबरिंग फिक्स होता है। जैसे ये हमारी राशियां हैं। एक नंबर पे हमारी मेष राशि है, दूसरे नंबर पे वृष राशि, तीन नंबर पे मिथुन राशि, चार नंबर पे कर्क राशि, पांच नंबर पे सिंह राशि, छह नंबर पे कन्या राशि, सात नंबर पे तुला राशि, आठ नंबर पे वृश्चिक राशि, नौ नंबर पे धनु राशि, दस नंबर पे मकर राशि, ग्यारह नंबर पे कुंभ राशि और बारह नंबर पे मीन राशि। ये हमारी टोटल 12 प्रकार की राशियां होती हैं जो फिक्स हैं। ठीक, ना तो 12 से कम होती ना ज्यादा होती, इसमें फिक्स है। और इनकी नंबरिंग भी फिक्स है। ऐसे नहीं कि मैं मीन राशि को एक नंबर पे लिख दूं। अगर ऐसे लिख दूं तो वो पूरी जो ज्योतिष का जो एक जो शास्त्र है पूरा इनबैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे इनकी नंबरिंग सहित इनको याद करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योतिष में। नौ ग्रह होते हैं, नौ प्रकार के ग्रह होते हैं जो कि क्रम से हम लिखेंगे। आज तक आपने कितने वार देखे हैं? सप्ताह में 7 बार आते हैं। जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे टोटल 7 ग्रह 7 बार आते हैं। लेकिन हमारे पास 9 ग्रह हैं। अब हम सप्ताह को मैं यहाँ बीच में क्यों लाया हूँ वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब हम सबसे पहले नौ ग्रह हैं। तो वो 9 ग्रह कौन से हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को हम रवि भी कहते हैं और ये 9 ग्रहों में एक ग्रह है और ये पावरफुल ग्रह में आता है। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। यह सौम्य ग्रह है, चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मंगल ग्रह। ठीक, फिर नेक्स्ट बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु और केतु, ऐसे टोटल 9 ग्रह होते हैं। वैसे इस जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जो मेन ग्रह हैं वो इनमें केवल 7 ग्रह ही हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जो राहु और केतु है ये किसी राशि के कोई मालिक नहीं है। ये सिर्फ एक छाया ग्रह है। ठीक, राहु है शनि का छाया ग्रह और केतु है मंगल का छाया ग्रह। अब जैसे मैंने बीच में टॉपिक चढ़ा था सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो जो रवि बोलते हैं, स- हफ्ते के अंदर जो पहला दिन आता है वो आता है रवि। रवि का मतलब सूर्य। सेकंड में आता है सोम, सोमवार, चंद्रमा। ठीक, और सोमवार को हम सोमवार भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं मंगलवार, मंगल। ठीक, बुधवार, बुध। ठीक, बृहस्पतिवार, गुरुवार, बृहस्पति का। ठीक, शुक्रवार, शुक्रदेव का। शनिवार, शनिदेव का। बाकी दो है छाया ग्रह, इसलिए मैं यहाँ हफ्ते को यहाँ बीच में कॉम्बाइन करके आपको समझाया हूँ, ताकि आगे जो हम जब बात करेंगे कि ग्रहों में भी ग्रह हैं इनके प्रभाव को कम कैसे करें, ज्यादा कैसे करें, तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कौन सा ग्रह का कौन सा वार आता है और उस वार से हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक,
ये हो गए टोटल हमारे कुंडली के अंदर 9 ग्रह आते हैं। अच्छा, जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह स्पष्ट दिखेंगे, बस 2 ग्रहों का कोई राशि नहीं होती, उनका प्रभाव देखा जाता है सिर्फ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कुंडली में टोटल कितने भाव होते हैं और भाव को क्या क्या बोलते हैं, भाव या ग्रह। ठीक, कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। ये आपके सामने एक सारणी दिख रही है, इसके अंदर आप देखोगे टोटल 12 बॉक्स होते हैं। ठीक, ये 12 बॉक्स के अंदर हम पूरी कुंडली को मैनेज करते हैं। अब कैसे, इसमें घर कैसे, पहला नंबर घर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है, तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी की भी जन्म कुंडली देखेंगे तो लग्न कुंडली जैसे आपके सामने आएगी, तो उसके ऊपर आपके सामने जैसे लिखा हुआ है लग्न, किसी कुंडली में एल लिखा हुआ है, किसी में ल के ऊपर बिंदु, किसी में पूरा लग्न लिखा हुआ है। यानी आपकी जन्म कुंडली इस भाव से, इस घर से स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ नंबरिंग कोई भी हो सकती है, इतना जरूर याद रखना है, यहाँ नंबरिंग कोई भी हो सकती है। डिपेंड है जब जातक का जन्म हो रहा था उस समय नक्षत्र कौन सा चल रहा था, उस नक्षत्र के कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ राशि विराजमान होती है। ठीक, 1 नंबर भाव, ये 2 नंबर भाव, 3 नंबर भाव, 4 नंबर भाव, 5 नंबर भाव, 6 नंबर भाव, 7 नंबर भाव, 8 नंबर भाव, 9 नंबर भाव, 10 नंबर भाव, 11 नंबर भाव, 12 नंबर भाव। मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव, जिनको हम 12 घर भी बोल सकते हैं, इनको घर भी बोल सकते हैं और भाव भी बोल सकते हैं, अंश भी बोल सकते हैं। ठीक, वैसे अंश बोला नहीं जाता, लेकिन किसी किसी के मैंने मुंह से सुना है कि इसको हम अंश भी बोल सकते हैं, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि इसको अंश बोलते हैं। भाव और घर सुना है, और भाव और घर ही मैंने पढ़ा है। ठीक, ऐसे टोटल 12 भाव होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारी कुंडली में कितनी राशि हैं और उस राशियों के स्वामी कौन कौन से हैं। ठीक, तो हमने ये तो देख लिया था कि हमारी कुंडली में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में टोटल 12 राशियां हैं। ठीक, और उन 12 राशियों के स्वामी कौन है, इस स्टेप में हम यही चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले बात, मेष राशि, इस राशि का स्वामी है मंगल ग्रह, मंगल देव। ठीक, दूसरी है वृष राशि, वृष राशि का स्वामी कौन सा है, शुक्र ग्रह। अब मंगल और शुक्र, इनको दो दो राशियां मिली हुई है, मेष राशि और साथ में वृश्चिक राशि। ऐसे ही शुक्र देव को भी 2 राशियां मिली है, जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तीसरे नंबर पे है मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध देव, बुध देव को भी 2 राशियां मिल रखी है। चौथे नंबर पे बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि मिल रखी है। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं सिंह राशि, 5 नंबर पे है, सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह को भी सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है। ठीक, अब बात करते हैं 6 नंबर राशि कन्या राशि, कन्या राशि को कौन सी राशि मिल रखी है, कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध। अब बुध 2 स्वामी है, मिथुन राशि का और कन्या राशि का। ऐसे बात करते हैं तुला राशि, तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र, वृष राशि का भी स्वामी शुक्र है और तुला राशि का भी स्वामी शुक्र है। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल देव, मेष राशि का स्वामी भी मंगल देव है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल देव है। उसके बाद बात करते हैं धनु राशि, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देव है, गुरु बोल सकते हैं, बृहस्पति बोल सकते हैं, बृहस्पति देव को भी 2 ही राशियां मिल रखी है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर राशि मकर राशि, मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि देव, शनि देव को भी 2 राशियां मिली हुई है। 11 नंबर पे कौन है, कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि देव। आ गई, मकर और कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि देव। लास्ट में है मीन राशि, मीन राशि का स्वामी कौन है, गुरु, बृहस्पति देव। 9 और 12 का बृहस्पति देव है, 10 11 का स्वामी शनि देव है,
एक और 8 का स्वामी है मंगल देव, 2 और 7 का स्वामी है शुक्र देव, 3 और 6 का स्वामी है बुध देव। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है। और वो एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के जन्म कुंडली की बात है, नहीं, ऑल इन वन। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों को इसी तरीके से राशियां मिली हुई हैं। यदि कोई ये कहना चाहे कि नहीं, अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन करे, तो आप शास्त्र उठा के दिखा सकते हैं। ये मैं पाराशर कुंडली के अनुसार ही बता रहा हूँ। पाराशर जो जन्म कुंडली की पुस्तक है, उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रहों का प्रभाव और डिग्री। ग्रह, 9 ग्रह हमने पढ़े थे, उनका प्रभाव। ठीक। और फिर उनका प्रभाव के साथ साथ उनका डिग्री कैसे देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव और डिग्री। अगर जन्म कुंडली, आप किसी की भी जन्म कुंडली देखोगे, उस जन्म कुंडली में आप किसी भी ग्रह के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और वो मिलेगा 0 से लेके 30 के बीच। ठीक। अब जैसे 0 से 6 यदि कहीं लिखा हुआ है, तो उस ग्रह की जब भी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, जब जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तब तब वह ग्रह 50% काम कर, 25% यानी 25% उस घर में, जिस घर में बैठा है, उस घर को एक्टिव करेगा। उस घर से मिलने वाले लाभ हानि 25% तक ही देगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 6 से 12। यदि 6 से 12 अगर हुई है ग्रह के ऊपर, तो वह ग्रह उस घर के अंदर 50% ही काम करेगा, यानी उस ग्रह को 50% एक्टिव कर देगा। यानी आपका काम, यदि वो योग कारक है तो 50% योग कारक आपको रिजल्ट देगा, मारक है तो आपको 50% मारक का रिजल्ट देगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, 12 से 18 डिग्री यदि आती है, तो वह ग्रह 100% रिजल्ट देता है। ठीक। अगर किसी भी भाव में बैठा है, किसी की घर में कोई भी ग्रह बैठा है, और उसके ऊपर 12 से 18 डिग्री लिखी हुई है, तो समझ लो कि वह ग्रह यदि मारिक है या योगकारक है, वो पूरा का पूरा प्रभाव दिखाएगा। ठीक। फिर बात करते हैं, यदि 18 से 24 आता है, तब क्या होगा, वापस बैलेंस चलेगा। यदि 18 से 24 तक डिग्री आती है, तो वह ग्रह 50% रिजल्ट देगा, भले वो मारक हो या योग कारक हो। 24 से यदि 30 है, तो वह ग्रह 25% ही रिजल्ट देगा। ठीक। अब इसमें मेन चीज ये है, अगर किसी ग्रह के ऊपर लिखा हुआ है 0 या 1, तो उस ग्रह का प्रभाव निल रहेगा, 0 रहेगा। यदि योग कारक है, तो बीज मंत्र या स्टोन धारण करके उसकी डिग्री का प्रभाव आप बढ़ा सकते हो। ठीक। अगर वो मारक है, तो उस पे करने का कोई काम ही नहीं, वो वैसे ही काम नहीं करेगा। अगर किसी का 29-30 डिग्री है, तो वो भी 0% ही रिजल्ट देगा। यदि योग कारक है, तो उसकी डिग्री का प्रभाव स्टोन, बीज मंत्र या दान के जरिए बढ़ाया जा सकता है। यदि वो मारक है, तो उस पे हमें कोई उपचार करने की जरूरत नहीं, उसका वैसे ही प्रभाव नहीं मिलेगा। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कुंडली में भाव और घर का प्रभाव। यदि हम कोई भी कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव का मतलब क्या होता है, कौन से भाव से कौन सा भाव एक्टिव होता है, तो क्या क्या चीजें उत्पन्न करता है, वो हम इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है, कुंडली में भाव अथवा घर का प्रभाव। ये हमारे सामने एक लग्न कुंडली है। ठीक। अब इसमें सबसे नंबर 1 पे है, अगर आपके यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव से आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। इस भाव से देखा जाता है चरित्र, बनावट, शरीर की बनावट, वो
एक नंबर भाव से देख, एक तो चरित्र और दूसरा बनावट, शरीर की बनावट, रंग रूप, ये सब इस घर के जरिए देखा जाता है। दूसरे घर से देखा जाता है धन, जो जातक है उसके पास कितना धन है, ठीक, उसकी वाणी कैसी है, वो चीज 2 नंबर भाव से देखा जाता है। और 3 नंबर भाव से, 3 नंबर भाव दिखाता है मेहनत, कितना मेहनत कर सकता है, ठीक, और छोटी मोटी परि वो भी दिखाता है, शिक्षा भी दिखाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर भाव। ये भाव सुख सुविधाओं का है, माँ का है। यहाँ से आप माँ का प्यार देख सकते हैं कि आपकी माँ यदि योग कारक गए है तो यहाँ से आपकी माँ का मिलने वाला प्यार कैसा रहेगा, माँ का बर्ताव कैसा रहेगा। यहाँ से आप अपना धन दौलत भी देख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, बंगला गाड़ी रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी 4 नंबर भाव से देखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर भाव। यहाँ से हम एक तो देख सकते हैं पुत्र की प्राप्ति, यदि इस भाव से, एक तो पुत्र प्राप्ति देख सकते हैं, संतान, ठीक, उच्च शिक्षा, ठीक, और लव रोमांस भी इसी भाव के जरिए हम देख सकते हैं। 6 नंबर भाव है। 6 नंबर भाव, 6, 8, 12 का सीक्वेंस ऐसा है कि ये हमेशा गलत परिणाम ही देते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ अच्छे परिणाम भी देते हैं। जैसे 6 नंबर में कोई भी ग्रह बैठेगा और वो इस ग्रह को जब भी एक्टिव करेगा तो यहाँ से मिलने वाले मिलेंगे रिजल्ट, दुश्मन बढ़ जाएंगे, कर्जा बढ़ जाएगा, ठीक, ये चीजें इसमें होती हैं। लेकिन इस घर से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कि इस घर से सर्विस भी देखी जाती है। अगर कोई जातक तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट की, तो वो यदि उसका इस भाव में कोई ग्रह बैठा है, वो उसकी महादशा अंतरदशा आ रही है, तो हम उसके जरिए गवर्नमेंट की तैयारी में उसको बता सकते हैं कि उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर भाव। 7 नंबर भाव ये होता है पत्नी का घर। यदि किसी फीमेल्स का देख रहे हैं तो पति का, यदि मेल का देख रहे हैं तो फीमेल्स का, पति पत्नी का घर बोला जाता है इसको। यहाँ से पति पत्नी के बीच में संबंध जो है उसको हम देख सकते हैं, ठीक। जैसे इस घर पे जब जब भी दृष्टि पड़ेगी तब तब विवाह का योग बनता है, ठीक। और इसी घर से हम पार्टनरशिप भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में 2 लोग मिलकर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है, वो कैसा है, वो भी हम 7 नंबर भाव से ही देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 8 नंबर भाव। ये गलत घर है। गलत घर के साथ साथ इस घर से हम देख सकते हैं मृत्यु तुल्य रोग। जैसे किसी का इस घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है और वो एक्टिव हो गया है, तो वो इस घर से मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं देगा। यदि योग कारक होगा तो अच्छी चीज दिखाएगा, और मारक होगा तो मारक वाली होने वाली चीजें। इस घर को बोलते हैं मृत्यु तुल्य रोग वाला घर। इस घर में जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी और वो हमेशा मृत्यु तुल्य रोग देगा। लेकिन इस घर का एक पॉजिटिव फायदा ये है कि अगर जो जैसे वैज्ञानिक वगैरह हैं, वो इस घर से बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं। यदि साइंस में जो बंदा खोज कर रहा है किसी भी चीज का, और यदि उस जातक जन्म कुंडली के 8वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसकी अंतरदशा महादशा चल गई, तो वो ये समझो कि किसी न किसी चीज की खोज कर लेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव की। 9 नंबर भाव के अंदर हम देख सकते हैं पिता का प्यार, भाग्य स्थान, वो सब हम 9 नंबर भाव से देख सकते हैं, ठीक। साथ ही अगर 9 नंबर भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, योग कारक ग्रह बैठा है, और तो हम उस बंदे का धार्मिक प्रभाव भी देख सकते हैं कि वो बंदा कितना धार्मिक है या नहीं है, ठीक। पिता का प्यार भी देख सकते हैं, भाग्य स्थान, यहीं से भाग्य उदय होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर भाव। 10 नंबर भाव
कर्म करने का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है। यहाँ से क्रम देखा जाता है कि इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसमें कितना उसका कर रहा है, वो सब हम यहीं से देखे जाते हैं। ठीक। या नौकरी कर रहा है तो नौकरी में वो किस तरीके की नौकरी कर रहा है। ठीक। और 11 नंबर जो घर है वो 10 नंबर घर से लिंक रहता है। 10 नंबर घर में आप जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट 11 नंबर घर में आपको मिलेगा। 11 नंबर घर को हम बोल सकते हैं लक्ष्मी का घर। यहाँ से 10 नंबर में जो मेहनत कर रहे हो उसका जो परिणाम जो लक्ष्मी आ रही है वो 11 नंबर भाव से देखी जा सकती है। ठीक। अब बात करते हैं 12 नंबर भाव का। 12 नंबर भाव के अंदर क्या होता है कि फिजूल खर्चे यहाँ से बढ़ने लग जाते हैं। जब जब भी 12 नंबर भाव में कोई भी ग्रह बैठता है और उसकी जब भी दशा अंतर्दशा आती है, तब भले ही आप परिवार के अंदर कितने ही वो हो मेहनती, लेकिन अगर परिवार में किसी को हॉस्पिटलाइज कराने होगा तो उसका जिम्मे जो भी जो भी खर्चा होगा आप ही से होगा। ठीक। साथ ही जेल योग इसी घर से देखा जाता है। ठीक। लेकिन ये तो इसके नेगेटिव रिजल्ट थे। इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये है, अगर किसी को विदेश सेटल होना है तो वो इसी घर के जरिए विदेश सेटल हो सकता है। अगर इस घर के अंदर कोई अच्छा ग्रह बैठा है और उसकी जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब तब आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा। ठीक। ये होते हैं 12 भाव के प्रभाव। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ग्रह की दृष्टि कौन कौन से घर पर पड़ती है, वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। इस टॉपिक के का काम है कि जो भी हमारे ग्रह हैं उनकी दृष्टि कौन कौन से घर पर पड़ती है। अभी तो हमने पढ़ा कि ग्रह कितने होते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं। फिर हम पढ़े घर कौन कौन से होते हैं जिसको हम बोलते हैं भाव। ठीक। उनकी दृष्टि कैसे पड़ती है वो हम इस टॉपिक के जरिए देखेंगे। बृहस्पति और राहु केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा अंतर्दशा जब जब भी आती है तब ये 5, 7 और 9 जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अलावा 5 नंबर ग्रह, 7 नंबर और 9 नंबर जिस भाव में बैठे हैं उससे आप काउंट कर लो। नेक्स्ट 5वां नंबर, 7वां नंबर और 9 नंबर उस राशि पे भी उस भाव पे भी दृष्टि रखते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं मंगल। मंगल जिस भी भाव में बैठा है तो वो उससे आगे 4 और 7, 8 इन भाव पे भी दृष्टि रखता है। अच्छा, इनकी जब जब भी दशा चलेगी तो वो 4, 7, 8, 5, 7, 9 इनको भी एक्टिव कर देते हैं। इनसे भी मिलने वाले परिणाम हमें मिलते हैं। ठीक। शनि का शनि का है 3, 7, 10। ठीक। ये टोटल 6 ग्रह ऐसे हैं जिनको मल्टीपल ग्रह पे दृष्टि डाली होती है। उसके बाद जो भी शेष जितने भी ग्रह बचे हैं उन सबको जिस घर में बैठे हैं उसके बिल्कुल सामने वाले यानी 7वें घर पर उनकी दृष्टि पड़ती है। बाकी इस 7 के नंबर के अलावा किसी और ग्रह पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती। केवल 6 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टि एक से अधिक ग्रह पर पड़ती है, एक से अधिक भाव पर पड़ती है। बाकी बाकी बचे जो जितने भी ग्रह हैं उन सब की दृष्टि सिर्फ जिस घर पे है उसके बिल्कुल सामने वाले घर पर दृष्टि पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उच्च ग्रह और नीच ग्रह। उच्च और नीच का मतलब क्या होता है? उच्च का मतलब अच्छे परिणाम देने वाले। ठीक। और नीच का मतलब होता है नकारात्मक देने वाले ग्रह, गलत ग्रह। ठीक। वैसे 9 ग्रह हैं, 9 के 9 उच्च हैं, 9 के 9 और नीच भी है। ठीक। लेकिन वो कौन सी राशि में बैठ रहे हैं, किस राशि के साथ वो उच्च के हैं, किस राशि के साथ वो नीच के हैं, वो हम इस टॉपिक के जरिए क्लियर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार स्किप करके पीछे रिवर्स करके जरूर देखें। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक। एक दिन के वीडियो में हम बेसिक कुंडली कैसे देखें वो हम सीख जाएंगे। ठीक। अब बात करते हैं ग्रह उच्च और नीच। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव
मेष राशि में हमेशा उच्च के रिजल्ट देंगे, और तुला राशि के अंदर ये हमेशा नीच के रिजल्ट देंगे, नकारात्मक रिजल्ट देंगे। अब आपको यहाँ एक चीज देखने की बात है कि सूर्य देव देव ग्रह है, लेकिन तुला राशि में ये गलत रिजल्ट। देखो, कहीं कहीं ये उच्च के भी हैं, कहीं कहीं नीच के भी हैं। वैसे नीच के हैं तो हम यहाँ स्टोन या बीज मंत्र के जरिए इनको उच्च ग्रह बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हैं और मीन राशि में नीच के हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हैं और मकर राशि में नीच के हैं। शुक्र ग्रह मीन राशि के अंदर उच्च के हैं और कन्या राशि के अंदर नीच के हैं। शनि ग्रह है तुला राशि के अंदर उच्च के हैं और मेष राशि के अंदर नीच के हैं। अब राहु ग्रह है, राहु को दो ग्रह के अंदर वो उच्च के हैं और दो ग्रह के अंदर नीच के हैं। राहु है वृष और मिथुन राशि के अंदर हमेशा उच्च के रहेंगे, और वृश्चिक और धनु राशि के अंदर हमेशा नीच के रहेंगे। और इनका जस्ट अपोजिट रहेगा केतु का। केतु हमेशा वृश्चिक और धनु राशि के अंदर नीच के रहेंगे, वृष और मिथुन राशि के अंदर हमेशा ये उच्च के रहेंगे। ये होता है उच्च ग्रह और नीच ग्रह। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सभी ग्रहों का प्रभाव। ठीक। अब जैसे मंगल देव है, मंगल देव क्रोधित। ठीक। मंगल देव की जब जब भी राशि आएगी, तब तब इंसान की बीपी हाई होने लग जाएगी, गुस्सा आने लग जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि ये गर्म स्वभाव के ग्रह हैं। ठीक। ये कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बोला गुस्सा आया। ठीक। दूसरा है शुक्रदेव। शुक्रदेव शुक्रदेव के जरिए हम देख सकते हैं, शुक्रदेव तो छल कपटी। अगर वैसे हैं ये देवग्रह, लेकिन इनकी जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, तो ये समझो कि आपके साथ कोई भी छल कपट कर सकता है। ठीक। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य ये थे दानवों के गुरु। ठीक। साथ ही इस ग्रह के जरिए आप ज्ञान भी अर्जित कर सकते हो। जब जब इनकी दशा चलेगी, तब तब आपको ज्ञान आता रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध ग्रह बुध ग्रह जब भी आएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। ठीक। इतने बुद्धिमान हो जाओगे कि आप हर चीज के बारे में समझ सकते हो। ठीक। बुद्धि से रिलेटिव, साथ ही यदि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस जो जो करता है उसका बुद्ध की जो स्वामी है, सॉरी, जो बुद्ध की जो राशियां हैं, दो राशियां हैं, उनको देखा जाता है कि वो कहाँ बैठी हैं। अगर सही जगह बैठी है तो बिजनेस में किस तरीके करेगा, नहीं करेगा, वो सारा बुध ग्रह के जरिए देखा जा सकता है। बुध ग्रह का प्रभाव इन्हीं चीज में होता है। चंद्रमा चंद्रमा होते हैं चंचल। अगर ये नीच के हुए तो आपका मन भटकाते रहेंगे। ठीक। उच्च का रहा तो आपको केंद्रित कर देंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपके चंद्रमा उच्च के हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ उस कंपटीशन पे रहेगा, और लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, उस कंपटीशन को आप क्वालिफाइड कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव ऊर्जावान ग्रह हैं, ये आपको ऊर्जा देते हैं। ठीक। ऊर्जा भी देते हैं और साथ ही आपको दिमाग भी तेज रखते हैं। ठीक। फिर आता है बृहस्पति देव, गुरु भी बोल सकते हैं। यहाँ से आपको ज्ञान, शिक्षा, ये चीजें आपको मिलती हैं। अगर गुरु के साथ चलती है, तब आपको शिक्षा यदि मिल रही है, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित होगा। ठीक। और आप शिक्षा के अंदर पीछे नहीं आएंगे, भले वो किसी भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। शनिदेव शनिदेव आपको उथल पुथल करा देंगे। शनिदेव की जब जब भी महादशा, दशा अंतरदशा जब जब भी आएगी, आपको हिला देगी। ठीक। राहु शनिदेव के छाया है,
सेम वही जो शनिदेव के साथ होता है वही राहु के में भी सेम वही होता है। केतु में, केतु का एक सबसे बड़ा रिजल्ट है, केतु से आप देख सकते हो मोक्ष। ठीक, यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो उस समय, जैसे आप देह त्याग रहे हैं, उस समय क्या केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो कौन सी जगह है, नीच के तो नहीं है। यदि उच्च के हैं तो आपको सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो हम केतु के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं देव और दानव ग्रह। देव ग्रह कौन से होते हैं और दानव ग्रह कौन से होते हैं। अब हम दो लिस्ट बना दिए, एक साइड देव ग्रह लिखेंगे, दूसरी साइड दानव ग्रह लिखेंगे। सूर्य देव है देव ग्रह, शुक्र देव है दानव ग्रह और दानवों के गुरु। ठीक, चंद्र है देव ग्रह, शनि है दानव ग्रह, बुध का हम लास्ट में बताएंगे। मंगल है देव ग्रह, राहु है दानव ग्रह, बृहस्पति है देव ग्रह और केतु है दानव ग्रह। अब बुध की हम बात करते हैं। बुध वैसे है देव ग्रह, लेकिन मित्रता दानव ग्रह से भी है, तो इस समय इनको बोल सकते हैं हम समग्रह। ये दोनों के साथ रहते हैं, ना इनको देव ग्रह कहोगे ना दानव ग्रह कहोगे, तो दोनों कहोगे। ठीक, लेकिन है ये देव ग्रह। ठीक, अब बुध देव का किस किस के साथ मित्रता है, किसके साथ शत्रुता है, वो भी हम इस टॉपिक के जरिए देखते हैं। देखो, सूर्य के साथ बुध हमेशा मित्रता रखते हैं। ठीक, बृहस्पति के साथ भी हमेशा सूर्य मित्रता रखते हैं। बाकी देव ग्रह की जो लिस्ट है उसमें जितने भी ग्रह हैं वो सारे आपस में मित्र हैं। ऐसे दानव के साइड में जितने भी ग्रह हैं वो सारे दानव आपस में मित्र हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या मित्रता है, तो सिर्फ बुध के दोस्ती है सूर्य देव से और बृहस्पति देव से, और बुध की इधर सभी देवों से है, राहु केतु शनि शुक्र सभी से है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सौम्य, आक्रामक और पापी ग्रह। सौम्य ग्रह कौन से हैं, आक्रामक ग्रह कौन से हैं और पापी ग्रह कौन से हैं। सौम्य का मतलब जिनका सिर्फ प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, यदि वो गलत जगह बैठे हैं तो अपना गलत प्रभाव बहुत कम केस में देते हैं, और देंगे तो थोड़ा बहुत देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। आक्रामक होते हैं, वो आक्रामक उतना ही देंगे, थोड़ा सा बस हिला देंगे। यदि गलत जगह बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आपको गलत रिजल्ट दे देंगे, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जो पापी ग्रह है वो आपको पूरा हिला देंगे, यदि गलत जगह बैठ गए, उनकी दशा अंतर्दशा चल गई, तो आपको ये समझो कि पाप करने पर कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सौम्य ग्रह के अंदर है बृहस्पति, शुक्रदेव और चंद्रमा में देव है। ठीक, आक्रमक है मंगल, सूर्य, सिर्फ ये दो आक्रमक है। बृहस्पति शुक्र और चंद्र, इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी, अगर ये गलत जगह है तो आपको गलत परिणाम बहुत कम केस पे देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अच्छे परिणाम है तो आपको बहुत अच्छे देंगे। ठीक, आक्रमक गुस्से वाले, जिनका गुस्सा होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा इनका भी। मंगल और सूर्य, गुस्सा तो आ जाएगा लेकिन पाप नहीं करने देंगे। ठीक, अब पापी ग्रह जो तो पाप ही करा देंगे वो है शनिदेव, राहु और केतु। ये है पापी ग्रह। अगर इनकी दशा अंतर्दशा जब जब भी चलेगी तो ये आपसे पाप कराए बिना छोड़ेंगे नहीं, अगर ये मारक है तो। अगर योग कारक है, सही जगह बैठे हैं, तो नहीं कराएंगे। लेकिन अगर ये गलत जगह बैठे हैं तो ये समझो कि आपको पूरी तरह हिला देंगे, जिसके भी जन्म को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुंडली में इष्ट देव कैसे देखें। गाइस, अगर आप किसी की भी कुंडली देखते हैं और उस कुंडली में इष्ट देव निकाल कर अगर जातक को बताते हो, और जातक उस इष्ट देव का पूजा करता है,
उसको अपनाता है, तो कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों को इष्ट देव हमेशा बैलेंस में रखता है स्वयं। फिर आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने इष्ट देव को मनाए रखो, बाकी वो अपने आप बात कर लेगा। ठीक। अब वो कैसे? ये जन्म कुंडली है, जहां लग्न लिखा हुआ है उससे बिल्कुल 5 नंबर की जो कुंडली, जो घर है, उसमें जो भी राशि बैठी है, राशि का जो भी स्वामी है, वही इस कुंडली का इष्ट देव कहलाता है। उसकी जब जब भी आप शरण में रहोगे, तब तब आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, आपको गलत रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो भी ग्रह बैठा है, उसी की आप सेवा में लग जाओ, उसी का आप इष्ट बना लो। ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम मेष लग्न कुंडली की अंदर हम उच्च ग्रह और नीच ग्रह कैसे देखते हैं, वो हम इस टॉपिक के जरिए देखते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे मेष लग्न की, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें इष्ट देव कौन है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। यहाँ जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर राशि है मेष। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। यानी मंगल देव इस जन्म कुंडली का क्या है? लग्नेश है। ठीक। और लग्नेश है, तो देखो जो लग्नेश होता है वो हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है, कभी गलत परिणाम नहीं देता। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि का स्वामी कौन है? वृष राशि का स्वामी शुक्र देव। 2 नंबर और 7 नंबर राशि, शुक्र देव की जब जब भी दशांतर दशा चलेगी, तब तब वो हमेशा नकारात्मक रिजल्ट ही देंगे इस जन्म कुंडली के अंदर। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि किसकी है? बुध देव की। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। अब आपके जन्म कुंडली के अंदर जो लग्नेश है, लग्नेश से बुध की मित्रता है या नहीं? तो यहाँ मित्रता नहीं है। साथ ही दोनों घर है, 3 नंबर घर को गलत नहीं कह सकते, मेहनती घर है, इसमें इतने खास परिणाम अच्छे नहीं मिलते। और 6 नंबर तो गलत ही है, यानी ये हो गया मारक घर। ठीक। यहाँ जब जब भी बुद्ध की दशा अंतर्दशा चलेगी, तब तब वो हमेशा गलत ही परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं 4 नंबर भाव में चंद्रमा की। कर्क राशि चंद्रमा की है, चंद्रमा हमेशा यहाँ योग कारक रिजल्ट देंगे। फिर 5 नंबर राशि है सूर्य देव की, सिंह राशि। सिंह राशि को एक तो मिल रखा है त्रिकोण का घर। ठीक। और वो सूर्य मंगल देव के मित्र हैं, तो यहाँ सूर्य देव हो गए योग कारक है। इनकी जब जब भी दशांतर दशा चलेगी, ये हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव और मंगल देव दोनों के बीच में मित्रता है। ठीक। एक गलत घर मिल गया, लेकिन एक त्रिकोण का घर मिल गया, इसलिए यह यहाँ योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक। साथ ही शनिदेव। अब शनिदेव देखो यहाँ मंगल देव के मित्र नहीं है, लेकिन शनिदेव को एक तो मिल गया केंद्र का घर, 10 नंबर जो भाव है वो केंद्र का है, और एक मिल गया थोड़ा कमजोर घर, यानी ये भी यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। इस जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव जो 5 नंबर राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य देव। सूर्य देव यहाँ हमेशा इष्ट देव हैं। इनकी यदि पूजा अर्चना करें मेष लग्न वाला व्यक्ति, तो हमेशा उसको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, वो हमेशा तरक्की आगे ही करेगा, पीछे नहीं होगा। फिर बात करते हैं वृष लग्न कुंडली। वृष लग्न कुंडली की सारणी बनाते हैं। ये वृष की लग्न कुंडली हमने बना ली। इसका योग कारक ग्रह और मारक ग्रह देखेंगे। 2 नंबर राशि वृष राशि। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक। तो यहाँ शुक्र
देव हैं, इस कुंडली के लग्नेश है। शुक्र की जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तब तब यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छा, लग्नेश किसी गलत घर में भी बैठेगा तो भी वो हमेशा उच्च का ही होता है, उसका अच्छे ही रिजल्ट मिलता है, योग कारक ही रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर 3 नंबर राशि है बुध की। ठीक, बुध और शुक्र के बीच में क्या दोस्ती है? दोस्ती है। तो यहाँ बुध भी योग कारक ही बनेंगे, यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। फिर 4 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा और शुक्र देव के बीच में मित्रता है, यह सही घर में बैठे हैं, इसलिए चंद्रमा हमेशा यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। फिर 5 नंबर पे है सूर्य। सूर्य को अच्छा घर मिल रखा है, भले वो शत्रु है, लेकिन घर अच्छा मिलने के कारण ये हमेशा यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर राशि, 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी है मंगल देव। मंगल देव को एक तो दुश्मन है, ठीक, शत्रु है। शत्रु के साथ साथ एक केंद्र का घर मिल गया तो दूसरा बहुत गलत घर मिल गया, इसलिए ये यहाँ हो गए मारक। ठीक। ऐसे ही बृहस्पति देव, बृहस्पति देव को एक तो मारक ग्रह मिल गया, दूसरा कमजोर ग्रह मिल गया, और तीसरा यह है शत्रु ग्रह, शत्रु है। ठीक, इसलिए ये भी यहाँ हो गए मारक। ठीक। इस कुंडली के अंदर शनि देव है। शनि देव योग कारक रिजल्ट देंगे, त्रिकोण का घर मिल गया और एक केंद्र का घर मिल गया, साथ ही ये मित्र है। तो यहाँ शनिदेव हमेशा उच्च के रिजल्ट देंगे। इस लग्न कुंडली के अंदर बुध देव की यदि कोई शरण में जाएगा, गणेश जी की पूजा अर्चना करेगा, तो हमेशा उसको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, उसके 9 ग्रह हमेशा बैलेंस में ही रहेंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगली, मिथुन लग्न कुंडली। इसकी सारणी बनाते हैं। ये हो गई मिथुन लग्न कुंडली। मिथुन लग्न कुंडली के अंदर 3 नंबर राशि है मिथुन। 3 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। तो इस जन्म कुंडली के अंदर बुध देव योग कारक हैं और लग्नेश हैं। ठीक। 4 नंबर में है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा और बुध के बीच में मित्रता नहीं है, तो ये हो गई यहाँ मारक। ठीक। सूर्य के मित्रता है तो सूर्य यहाँ हो गए योग कारक ग्रह। फिर 7 नंबर में कौन है? शुक्र। शुक्र देव यहाँ एक त्रिकोण का घर मिल गया, एक मारा ग्रह मिल गया, तो ये हो गए यहाँ योग कारक। ये हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। फिर बात करते हैं 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल देव है। मंगल देव यहाँ एक तो शत्रु है, दूसरा यह है यहाँ दोनों ही गलत घर मिल गए, तो ये हो गए यहाँ मारक। ऐसे ही बृहस्पति। बृहस्पति अब यहाँ देखो, बृहस्पति यहाँ दोस्त है, बुध का परम मित्र है बृहस्पति, लेकिन इसको 2 राशियां मिली हैं और वो दोनों की दोनों राशियां ही केंद्र के अंदर आ गई, 9 नंबर राशि और। ठीक। तो ये इस इन पे लग गया केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष लगते ही ये हो गई यहाँ मारक। अगर ये राशि एक राशि केंद्र के बाहर होती है किसी भी घर में तो ये हो जाते योग कारक, लेकिन ये यहाँ इस कंडीशन में ये हो गए मारक। ये हमेशा उच्च का रिजल्ट न देकर गलत रिजल्ट देंगे, लेकिन ये सौम्य रह गए तो गलत में इतना ज्यादा खास नहीं देंगे। ठीक है। फिर आते हैं शनि। शनि को एक तो 10 नंबर भाव गलत जगह बैठा है, 11 नंबर त्रिकोण का बैठा है। ठीक। अब यहाँ सबसे पहले बुध और शनि की दोस्ती देखते हैं। दोस्ती नहीं है, लेकिन त्रिकोण का घर मिल गया। ठीक। तो ये हो गए यहाँ योग कारक। ये हमेशा यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। अगर त्रिकोण के घर में कोई भी राशि बैठी है और उसका स्वामी के पास 2 राशियां हैं और दूसरी राशि कहीं और बैठी है, तो उन दोनों के बीच में दोस्ती देखी जाती है या दुश्मनी है, उसके बाद ही उसका योग कारक और मारक में देखा जाता है। ठीक। इस कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो है शुक्र देव। शुक्र देव की जब जब भी पूजा अर्चना होगी
तब तक इस कुंडली का जो जातक है वो हमेशा अच्छे परिणाम ही लेता रहेगा। फिर आता है कर्क लग्न कुंडली। अब यहाँ 4 नंबर राशि कर्क राशि है। ठीक, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ कौन होगा? लग्न में। ठीक, चंद्रमा की जब भी दशा चलेगी हमेशा जो कारक ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक। फिर है 5 नंबर में सूर्यदेव। सूर्यदेव और चंद्रमा के बीच में मित्रता है, तो ये भी हो गए। अब 6 नंबर राशि किसकी है? बुध की। 6 नंबर और 3 नंबर दोनों गलत कर रहे हैं, और चंद्रमा और बुध के बीच में नहीं बनी, तो ये हो गई यहाँ मारक। फिर बात करते हैं 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। और साथ में 2 नंबर राशि। अब 4 नंबर राशि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन? चंद्रदेव। चंद्रदेव और शुक्रदेव के बीच में दोस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ बात समझने की है, यहाँ जो 7 नंबर भाव है वो अच्छा है, केंद्र का है। और जो 2 नंबर भाव है वो कमजोर है। इसमें छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, लेकिन ठीक है, इसको इतना गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ शुक्रदेव भी हमेशा योगदान ही रिजल्ट देते। ठीक। उसके बाद बात करते हैं आठ 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि त्रिकोण में बैठी है, वेरी गुड। दूसरी 1 नंबर राशि है, वो भी केंद्र में बैठी है। यानी यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों के बीच में दोस्ती भी है, और साथ में ये सही जगह बैठे हैं, तो यहाँ ये योग कारक रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बृहस्पति की है। 9 नंबर और 12 नंबर, 9 नंबर गलत घर में बैठी है, और 12 नंबर योग जहाँ भाग्य का घर है वहां बैठी है। तो ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं, चंद्रमा और बृहस्पति। दोस्ती के साथ साथ यह सही जगह बैठा है, इसलिए ये हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देगा। ठीक। फिर बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। शनि देव की राशि है। अब यहाँ एक उच्च का ग्रह है, मतलब एक केंद्र का घर बैठा है, दूसरा मारक गलत घर बैठा है। अब यहाँ दोस्ती देखी जाएगी, क्या चंद्रमा और शनि के बीच में दोस्ती है या? तो यहाँ शत्रुता है, तो यहाँ ये हो गया मारक। शनि की जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, यहाँ रिजल्ट आपको गलत ही मिलेंगे। इस कुंडली का जो इष्ट देव है वो मंगल देव है। मंगल देव यानी बजरंग बली की सेवा जो करेगा उसको कभी कोई जीत नहीं जीत सकता। फिर है सिंह लग्न की कुंडली। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक है। ठीक। कैलकुलेशन आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आएंगे। यहाँ हम इस एक दिन की कुंडली सीखने में बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। बेसिक चीजें क्लियर हो जाती है तो आप किसी कुंडली को अध्ययन करने लायक बन जाते हैं। ठीक है। अब 5 नंबर जो सिंह राशि है उसका स्वामी कौन है? सूर्यदेव। यानी इस जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है? सूर्यदेव। ठीक। सूर्यदेव की जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तब तब सूर्यदेव यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। अब सूर्यदेव और बुध देव के बीच में क्या है? दोस्ती है। ठीक। बुध देव के पास में 2 राशियां हैं, हालांकि दोनों ऐसे घर में बैठी है, एक ठीक घर में बैठी है, एक थोड़ा गलत घर में बैठी है, लेकिन दोनों के बीच में मित्रता है, इसलिए ये हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। फिर 7 नंबर राशि है और 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि सही केंद्र के घर में बैठी है, और 7 नंबर घाटी, 7 नंबर जो राशि है वो थोड़ा मेहनती घर में बैठी है, यानी मेहनत करवाएगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा। यानी गलत नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी केंद्र में बैठी है। अब सूर्य के और शुक्र के बीच में दोस्त दोस्ती तो है नहीं, लेकिन दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, लेकिन घर तो सही जगह है में बैठी है। तो यहाँ सूर्य शुक्र देव सम ग्रह में आ जाते हैं। वो
मारक ग्रह के साथ बैठकर मारक का काम करेंगे और योग कारक के साथ बैठकर योग कारक के रिजल्ट देंगे। ठीक। फिर बात करते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। एक तो केंद्र में बैठी है, दूसरी मंगल देव की राशि है, वो एक 1 नंबर राशि मेष राशि कहाँ बैठी है? 9 नंबर भाव में। तो ये टोटल दोनों राशियां सही जगह बैठी हैं। तो यहाँ मंगल देव हो गए योग कारक। ठीक। फिर बात करते हैं 9 नंबर राशि बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की राशि भी एक त्रिकोण में बैठी है, दूसरे गलत जगह बैठी है, लेकिन दोनों के लग्नेश और बृहस्पति के बीच में दोस्ती है, इसलिए ये हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं शनि। शनि और सूर्य के बीच में दोस्ती नहीं है, तो ये हमेशा यहाँ मारक रहेंगे और मारक का ही रिजल्ट देंगे। इस जन्म कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो हैं बृहस्पति देव। ठीक। बृहस्पति देव की जब जब भी आप इष्ट लेंगे, जब जब भी इनकी पूजा अर्चना करेंगे, इस लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह बैलेंस में नहीं रहा तो ये इष्ट देव को बैलेंस में कर देंगे। ठीक। फिर है कन्या लग्न कुंडली। सेम वही सारणी बनाते हैं। ठीक। कन्या लग्न कुंडली के स्वामी कौन है? कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। यानी इस जन्म कुंडली में बुध देव हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक। 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बुध के बीच में क्या बनती है? अब शुक्र का दो घर हैं, दोनों घर में एक है और एक नॉर्मल घर है, तो यहाँ शुक्र देव हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और बुध, मंगल और बुध के बीच में नहीं बनी, तो ये यहाँ हो गए मारक। भले ही इनको दो ग्रह मिले हैं और दोनों के दोनों ही कमजोर ग्रह हैं, गलत ग्रह हैं, इसलिए मंगल देव यहाँ हो गए मारक। ठीक। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति। अब बुध और बृहस्पति के बीच में तो दोस्ती है, लेकिन यहाँ बृहस्पति देव को दो राशियां मिली हैं और दोनों के दोनों ही केंद्र के अंदर बैठ गई, तो यहाँ केंद्राधिपति दोष लगकर ये बृहस्पति देव हो गए मारक। ठीक। उसके बाद बात करते हैं शनि। शनि को एक त्रिकोण का घर मिल गया। ठीक। और बुध से मित्रता है, साथ ही एक थोड़ा गलत घर मिल गया, तो यहाँ शनि हमेशा उच्च के रहेंगे, योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं मंगल है, 2 नंबर शुक्र है, 3 नंबर स्वयं लग्नेश है, 4 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा को कमजोर ग्रह मिल गया और साथ में दोस्ती भी नहीं है, तो ये हो गई यहाँ मारक। ठीक। उसके बाद बात करते हैं सूर्य और बुध के बीच में दोस्ती तो है, लेकिन जब घर ही गलत मिल गया और एक ही राशि है, तो ये हो गई यहाँ मारक। ठीक। इस जन्म कुंडली में शनि देव इस जन्म कुंडली के इष्ट देव हैं, जो शनि की शरण ले लिया वो इस जन्म कुंडली वाले जातक को कभी किसी ग्रह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब यहाँ मैंने स्पेशल लिख भी दिया है, बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में न हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट तुला लग्न कुंडली। अब यहाँ 7 नंबर राशि तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। यानी इस कुंडली का लग्नेश कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव की जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे, भले वो एक गलत घर में बैठे हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। मंगल देव को एक तो केंद्र का घर मिल गया 1 नंबर, लेकिन 8 नंबर जो घर है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में मित्रता नहीं है, ये हो गई यहाँ मारक। ये हमेशा इस कुंडली में हमेशा हमेशा जब भी इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये हमेशा गलत ही परिणाम देंगे। 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। ठीक। बृहस्पति देव और बृहस्पति देव को दो राशि मिली है, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर में मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है,
3 नंबर भाव में बैठे हैं 9 नंबर राशि, और में 12 नंबर राशि बैठी है, यानी दोनों ही मेहनती हैं और गलत कर रहे हैं, कर्जा वर्जा बहुत दुश्मन हो जाएंगे, तो यहाँ हो गए मारक। ठीक, साथ ही शुक्रदेव से दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है। 10 नंबर राशि शनिदेव की है, 10 नंबर और 11 नंबर राशि, और साथ ही ये मित्र हैं, तो यहाँ शनिदेव हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। फिर आते हैं, बात करते हैं 3 नंबर और 6 नंबर राशि। 3 नंबर और 6 नंबर राशि बुध की है। ठीक, बुध और शुक्र के बीच में मित्रता है, और साथ ही एक त्रिकोण का घर मिल गया, एक गलत घर मिल गया, इसलिए ये यहाँ योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक, चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, भले दोस्त हो दुश्मनी हो, इससे वो नहीं है, केंद्र में बैठ गए और एक ही राशि है, तो ये हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक, अब यहाँ सूर्य है। सूर्य, देखो ये घर गलत नहीं है, लेकिन कमजोर है। इस घर में कोई भी ग्रह बैठेगा, उसकी दशा अंतर्दशा जब जब चलेगी तो छोटी मोटी बीमारियां आती रहेंगी, लेकिन इस घर को गलत नहीं कह सकते, इसलिए इसको सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीमारी हो रही है ना छोटी मोटी। तो इसको, इस कंडीशन में सूर्य देव हो गए समग्रह। यदि ये मारक के साथ इनकी दशांतर दशा चलेगी तो मारक के साथ वो मारक वाला रिजल्ट देंगे, और योग कारक के साथ बैठेंगे और योग कारक के साथ इनकी दशांतर दशा चलेगी तो वो योग कारक की रिजल्ट देंगे। ठीक, इस जन्म कुंडली का जो इष्ट देव है वो भी शनि देव है, शनि देव की शरण में जाएंगे, अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न कुंडली की। यहाँ वृश्चिक का जो स्वामी है वो है मंगल देव, यानी इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो है मंगल देव। ठीक, मंगल देव की जब जब भी दशांतर दशा चलेगी वो हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। फिर बात करते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। ठीक, मंगल देव और बृहस्पति देव के बीच में मित्रता है, और साथ ही ये एक त्रिकोण का घर मिल गया, एक ठीक ठाक घर मिल गया, इसलिए ये हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। 10 नंबर और 11 नंबर, मंगल देव और शनि देव के बीच में शत्रुता है, मित्रता नहीं है, लेकिन एक केंद्र का घर मिल गया, और एक गलत घर नहीं कह सकते, लेकिन इसको मेहनती घर कह सकते हैं, इसलिए ये, हाँ, शनि देव हो गए समग्रह। ये सही के साथ सही बर्ताव करेंगे, गलत के साथ गलत, मारक के साथ मारक का रिजल्ट देंगे, और योग कारक के साथ योग कारक का रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं यहाँ 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि। 2 नंबर राशि केंद्र में बैठी है, और 7 नंबर राशि गलत जगह बैठी है, और मंगल देव और शुक्र देव के बीच में कभी दोस्ती नहीं है, तो यहाँ शुक्र देव हो गए मारक के। ये जब जब भी इनकी दशांतर दशा चलेगी हमेशा गलत ही परिणाम मिलेंगे। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि का स्वामी बुध देव है। बुध देव और मंगल देव के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, तो ये भी यहाँ मारक हो गए, ये भी हमेशा यहाँ गलत ही परिणाम देंगे। फिर 4 नंबर राशि बैठी है 9 नंबर भाव में, भाग्य स्थान में बैठे हैं, और साथ ही मित्र ग्रह है, तो ये हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। 5 नंबर राशि सूर्य देव की, कर्क राशि सिंह राशि सूर्य देव की है, तो सूर्य देव यहाँ योग कारक है, केंद्र में बैठे हैं, तो ये हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। इस जन्म कुंडली में बृहस्पति देव हमेशा इष्ट देव कहलाएंगे। यदि बृहस्पति देव के शरण में जाएंगे तो इस कुंडली वाले जातक को कभी किसी ग्रह से परेशानी नहीं मिलेगी। धनु लग्न कुंडली। धनु लग्न कुंडली, धनु का जो स्वामी है वो कौन है? बृहस्पति देव। ठीक, यानी इस लग्न, इस कुंडली का लग्नेश कौन हो गया? बृहस्पति देव। बृहस्पति की जब जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। अब यहाँ एक चीज समझने की है, लग्नेश को केंद्र के 2 घर मिल गए, यहाँ केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ बृहस्पति योग कारक हो गए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर शनिदेव की राशियां हैं। यहाँ हमेशा शनिदेव मारक रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और शनि के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ हो गए शनि मारक। 1 नंबर और 8 नंबर का जो स्वामी है, 1 नंबर त्रिकोण का घर है, 8 नंबर वृश्चिक राशि,
जो गलत भाव में बैठी है, लेकिन दोनों के बीच में मित्रता है, मंगल देव और बृहस्पति देव के बीच में। तो ये हो गई यहाँ योग कारक ग्रह। ठीक। 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर गलत ग्रह है और 7 नंबर थोड़ा कम काम वाला है। तो यहाँ दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, शुक्रदेव और गुरु के बीच में आपस में कोई मित्रता नहीं है। तो यहाँ शुक्रदेव भी हो गए मारक। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर और 6 नंबर। बुध की राशि है 3 नंबर और 6 नंबर, लेकिन बुध यहाँ दोस्त तो है, लेकिन इनको केंद्र के अंदर ही दो राशियां मिल गई। तो यहाँ केंद्राधिपति दोष लगने के कारण ये हो रहे हैं मारक। लेकिन दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई तो क्या करेंगे, ये यहाँ मारक भी नहीं है, योग कारक भी। ये हो गए समग्रह। मारक के साथ इनकी दशांतर दशा चलेगी तो ये हमेशा गलत परिणाम देंगे, और योग कारक के साथ इनकी दशांतर दशा चलेगी तब ये अच्छे परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं 4 नंबर राशि गलत जगह बैठी है और एक ही है इसके स्वामी के साथ में, तो ये हो गए यहाँ चंद्रमा हो गए मारक। और 5 नंबर भाग्य स्थान पे बैठे हैं सूर्य देव, तो ये हो गए योग कारक। ठीक। इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, सॉरी, जो इष्ट देव है वो मंगल देव है। बजरंग बली की सेवा करेंगे मेवा पाएंगे। फिर है 10 नंबर राशि मकर लग्न कुंडली। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनिदेव। यानी इस क्या करते हैं, शनिदेव, शनिदेव की जब जब भी दशांतर दशा आएगी ये हमेशा योग कारक की रिजल्ट देंगे। उसके बाद बृहस्पति, 12 नंबर राशि का स्वामी कौन है, बृहस्पति। अब बृहस्पति देव को दो राशि मिली है, 12 नंबर और 9 नंबर। पहला, बृहस्पति देव की मित्रता नहीं है, गलत हो गई। दूसरा, दोनों एक घर मेहनती है और दूसरा गलत घर है, इसलिए ये हमेशा यहाँ मारक ही रहेंगे। ठीक। फिर बात करते हैं 1 नंबर मेष राशि, तो केंद्र में बैठी है, और वृश्चिक राशि बाहर बैठी है, लेकिन बाहर वाला घर इतना खास प्रभाव वाला नहीं है। तो यहाँ मंगल देव हो गए सब ग्रह सही के साथ सही, लेकिन गलत के साथ। ठीक। उसके बाद बात करते हैं वो शुक्र, शुक्र देव को दो राशियां मिली हैं और दोनों की दोनों ही अच्छी जगह है, एक केंद्र में है दूसरा त्रिकोण भाव में बैठी है। तो यहाँ शुक्रदेव हो गए योग कारक। ठीक। फिर बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध को एक त्रिकोण का घर मिल गया, साथ ही शनि से मित्रता है और एक गलत घर मिल गया। गलत घर मिला न मिला इससे कोई इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन ये लगने से मित्र हैं, इसलिए बुद्ध भी यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं 4 नंबर सही जगह बैठा है, केंद्र में बैठा है, लेकिन शनि देव से चंद्रमा की कभी बनी नहीं, तो ये यहाँ मारक हो गए। सेम वैसे ही सूर्य है, सूर्य को गलत जगह बैठा दिया गया और साथ ही शनि से उनकी मित्रता नहीं है, तो यहाँ चंद्रमा और सूर्य भी मारक ही रहेंगे। इस कुंडली के अंदर जो इष्ट देव है वो है शुक्र देव, शुक्र देव के शरण में जाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न कुंडली। कुंभ लग्न कुंडली में दांडे बनाते हैं। 11 नंबर राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो कौन है, शनिदेव। यानी इस लग्न कुंडली का स्वामी इस कौन है, शनिदेव। ठीक। अब इसमें योग कारक और मारक ग्रह देखते हैं, शनिदेव और बृहस्पति देव। 11 नंबर शनिदेव की राशि है और 12 नंबर बृहस्पति देव की है। ठीक। बृहस्पति देव को दो घर मिले हैं। ठीक। एक तो योग त्रिकोण घर, दूसरा गलत घर। गलत घर मिलने, गलत घर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक योग, एक तो 9 नंबर और एक 12 नंबर, इसको इतना खास गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों के दोनों मेहनती हैं और इनमें बीमारियां भी मिलती हैं। लेकिन शनि के बीच में इनकी
मित्रता नहीं है, तो ये यहाँ मारक हो गए। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 1 नंबर राशि मेष राशि और 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि केंद्र में बैठी है और 1 नंबर मेहनती घर में बैठी है, लेकिन दोनों के बीच में लग्नेश और मंगल के बीच में पता नहीं है, तो ये हो गई यहाँ समग्रह। ठीक। ये सही के साथ सही रिजल्ट देंगे, गलत के साथ गलत रिजल्ट देंगे। अगर ये जो 8 नंबर राशि है ये केंद्र के बाहर होती तो ये यहाँ हो जाते मारक। ठीक। 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि दोनों सही जगह बैठी हैं और साथ ही शनि के परम मित्र हैं, तो शुक्र की यहाँ हमेशा योग कारक ही रिजल्ट मिलेंगे। फिर 3 नंबर में है बुध देव। ठीक। बुध देव की जब जब भी दशा चलेगी अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक तो बुध के और शनि के बीच में मित्रता है, एक त्रिकोण घर मिल गया, एक गलत घर मिल गया। गलत घर हो ना हो उससे नहीं, एक तो दोस्ती है, साथ ही एक त्रिकोण का अभाव मिल गया, इसलिए इस जन्म कुंडली में बुध की जब जब भी दशांतर दशा चलेगी योग कारक की रिजल्ट मिलेंगे। ठीक। 4 नंबर राशि सूर्य चंद्रमा की है कर्क राशि। कर्क राशि गलत घर में बैठी है और साथ ही लगने से मित्रता नहीं है, तो ये यहाँ हो गए मारक। ऐसे ही 5 नंबर सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य और शनि के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ सूर्य भी हो गए मारक। इस लग्न कुंडली का जो इष्ट देव है वो है बुध देव। बुध देव की जब जब भी पूजा करेंगे गणेश जी की, तो हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। लास्ट में है मीन राशि, 12 नंबर। ठीक। 12 नंबर मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। यहाँ बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये लग्नेश है, लग्नेश हमेशा अच्छे परिणाम ही देता है। ठीक। 2 नंबर में है शुक्र देव की राशि। 2 नंबर और 7 नंबर, 7 नंबर गलत जगह बैठी है और 2 नंबर मेहनती जगह बैठी है, लेकिन लगने से मित्रता नहीं है, इसलिए ये हो गए मारक ग्रह। ठीक। अब यहाँ 3 नंबर बुद्ध देव की जो राशियां हैं 3 नंबर और 6 नंबर, बुद्ध देव यहाँ लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष लगने के कारण ये हो रहे हैं मारक। मारक तो हो गए लेकिन ये लग्नेश के मित्र हैं, तो ये हमेशा यहाँ समग्रह के अंदर कहलाएंगे। योग कारक ग्रह के साथ ही योग कारक रिजल्ट देंगे और मारक ग्रह के साथ मारक रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं मंगल, क्या बोलते हैं 1 नंबर और 8 नंबर राशि। 1 नंबर और 8 नंबर राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। मंगल देव हमेशा यहाँ अच्छे परिणाम देंगे, क्यों? ये लग्नेश के मित्र हैं, साथ ही एक इनको त्रिकोण घर मिल गया। ठीक। अब 4 नंबर भाव, 4 नंबर भाव में कौन है? 4 नंबर भाव में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ठीक। चंद्रमा हमेशा यहाँ योग कारक रिजल्ट देगा। ठीक, क्योंकि चंद्रमा मित्र है और साथ ही केंद्र का घर। फिर बात करते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि 6 नंबर भाव में गलत जगह बैठी है, तो ये हो गई यहाँ मारक। भले ये मित्र हैं लेकिन गलत भाव में बैठ गए, तो ये हो गई यहाँ मारक। ठीक। उसके बाद बात करते हैं शनि 10 और 11 नंबर, एक तो दुश्मन है और साथ ही एक गलत घर मिल गया, इसलिए ये हो गए शनि यहाँ मारक। इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, इष्ट देव है, वो है मारक। ये हम एक दिन की जन्म कुंडली देखना सीखने का चैप्टर है। एक दिन के अंदर हम ये चीज सीख सकते हैं, और एक दिन के अंदर हम इतना सीख लिए यानी हम किसी की कुंडली देख सकते हैं। आगे के रिजल्ट हम निकालना अलग से सीखेंगे। जो मैंने लिखा था एक दिन में जन्म कुंडली देखना सीखें, उसमें इतना ही होता है। ये थे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये चीज फिक्स होती है, इनमें कोई चेंजिंग। यदि आप किसी की भी जन्म कुंडली देखेंगे तो सामने जो सारणी दिख रही है उसमें जो नंबरिंग है उस नंबरिंग के अनुसार आप उस कुंडली का लग्न देख सकते हैं, और उसमें जो ये नंबरिंग लिखी हुई है वो फिक्स मिलेगी, आपको अलग नहीं मिलेंगी। ठीक। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। और साथ ही अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। साथ ही यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जय श्री राम।